हमारे इस आंदोलन का जो मुख्य बिंदु है वह है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। जो रोजगार को केंद्र में रख के हुआ, मजबूरी में ना चाहते हुए भी एनडीओ को रोजगार के सवाल पर प्राइमरी एजुकेशन, पूरा शिक्षा व्यवस्था पूरा बर्बाद ये सरकार ने कर रखा है। नमस्कार, मैं कृतिका कृति और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। वर्तमान समय में अगर वर्तमान परिदृश्य की बात की जाए तो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं और कहीं ना कहीं कोरोना महामारी ने इन सब पर बहुत ही गहरा असर डाला है। अगर मूलभूत आवश्यकताओं पर अगर हम केंद्रित होते हैं तो ये सारी आवश्यकताएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप में ये हमारे रोजगार से संबंधित है। और ऐसा माना जा रहा है कि अभी कोरोना महामारी के पश्चात जो सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसा दृश्यमान हो रहा है कि कुछ लोग इससे काफ़ी संतुष्ट हैं, काफ़ी खुश हैं, तो कुछ लोग सरकार की सराहना भी कर रहे हैं और कुछ लोग हैं कि नाखुश हैं, सरकार की नीतियों, सरकार के कदमों की आलोचना कर रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ युवाओं से हम अब तक मिलते आ रहे हैं और आपने एसएम न्यूज़ के माध्यम से बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ भी देखे होंगे, ऐसी बहुत सारी जानकारी भी आपको मिली होगी। और आज हम इसी दरमियान आपको मिलाने जा रहे हैं जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी और साथ ही आयशा जो संगठन है जिसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा ऑफ कोर्स, तो उसके महासचिव सतीश चंद्र यादव से। आप हैं सतीश चंद्र यादव जी। और इसके अलावा हमारे साथ हैं आज मुख्तार जी जो कि आयशा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप आयशा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। साथ ही हमारे साथ हैं मुकेश प्रभाकर जी जो कि आयशा के कोसी सीमांचल क्षेत्र के एक अच्छे नेता हैं, जाने माने नेता हैं, प्रसिद्ध नेता हैं। तो आज जो कोरोना महामारी के पश्चात ये जो वातावरण परिवेश बना हुआ है, तो सबसे पहले हम इनसे जानते हैं सतीश चंद्र यादव जी से कि ये जो वैन रैली निकाली गई है जिसका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से सरोकार है, इसका सर्वप्रथम इसकी रूपरेखा क्या है? ये जो रैली निकाली जा रही है इसकी सबसे पहले आप हमें बता दीजिए, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो रैली है इसकी रूपरेखा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और अब तक जो आपके जनसंपर्क हुए उन जनसंपर्क के माध्यम से आपको क्या अनुभव हुआ? आप अपने तजुर्बे को भी साझा कीजिए हमारे दर्शकों से। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करूंगा जिस शब्द को आपने शुरुआत में कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान एक इंसान की मूलभूत आवश्यकता होती है। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए छात्र संगठन आयशा ने और हमारा जो यूथ फ्रंट है RYA, रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन, हम लोगों ने मिल करके पटना विश्वविद्यालय से 7 फरवरी को बिहार में सभी जिलों में जाने का एक निश्चय किया है और पटना विश्वविद्यालय के सामने से वहाँ से 5 वैन, यानी कि जिस गाड़ी से हम अभी सीमांचल क्षेत्र में आए हैं उसी प्रकार बिहार के अन्य क्षेत्रों में अन्य साथी भी गए हुए हैं। हाँ। हमारे इस आंदोलन का जो मुख्य बिंदु है वह है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। वो तीनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये केवल शब्द नहीं हैं, ये एक आम नागरिक का, एक मजदूर का, एक छात्र का अधिकार है। ये ऐसा अधिकार जिसको हर सरकार के द्वारा उसके जनता को दिया जाना चाहिए। उसके साथ साथ अभी जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ जिसमें एनडीए की तरफ से जो पार्टी थी, यूँ कहें कि नीतीश जी और बीजेपी ने यह दावा किया था कि 19 लाख रोजगार देंगे। तो इसके पहले हम देख रहे थे कि विभिन्न जो उन्होंने जो चुनावी रणनीतियों में प्रॉमिस करते थे, जैसे कि 2 करोड़ का रोजगार, 15 लाख सभी के खातों में, उसको ये लोग जुमला कह करके तो मजाक में उड़ा दिए। लेकिन 19 लाख का जो रोजगार दे करके के माध्यम से सत्ता पे आए हैं उसको हम जुमला नहीं साबित होने देंगे। यानी कि आपका कुठाराघात है, सीधा सीधा आपका कहना है कि ये रोजगार की को लेकर के जो जुमलेबाजी की गई थी, आपका कहना है कि उस पर मुद्दे पर बात करे सरकार। और दूसरी बात शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के आप असंतोष की भावना है आपके मन में। इस यात्रा का मकसद यही है कि लोगों को बोलना, बिहार के छात्रों को बोलना, नौजवानों को बोलना और यहाँ की जनता को बोलना कि आइए चलते हैं पटना, 1 मार्च को वहाँ का विधानसभा का घेराव करते हैं और नीतीश जी सवाल करते हैं कि नीतीश जी आपने जो चुनावी मुद्दा आपने बनाया था, जो अपने प्रॉमिस किए थे 19 लाख रोजगार देने का, आप उसको दीजिए।
बिहार में आप शिक्षा को सस्ता कीजिए, बिहार के जो मेडिकल फैसिलिटी है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बदहाली की तरफ चली गई हैं, तो आप उनको सुधारिए। तो हम अपनी अधिकार मांगने के लिए एक तरफ से हम जनता को लामबंद कर रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं और उनको लेकर के पटना 1 मार्च को पहुंचेंगे और नीतीश कुमार जी से सवाल करेंगे, उनको बोलेंगे कि आप इन मुद्दों पर अपना रणनीति बताइए और जल्द से जल्द इनको ग्राउंड पर लेकर के आइए। बिल्कुल। मुख्तार जी, आपसे मैं अगला प्रश्न लेना चाहूँगी। बेरोजगारी का मामला जो कि सबसे बड़ा मुद्दा बनता है, सबसे बड़ा मुद्दा है। अब सरकार का ये कहना है, मोदी जी का ये कहना है कि जो परिस्थितियां हैं, जो देश के जर्जर हालात हैं, ऐसे हालात में सब हमारा साथ दीजिए, सबका साथ रहेगा तभी सबका विकास हो पाएगा। तो आप क्या कहेंगे, सबका साथ सबका विकास कहाँ तक मानते हैं? देखिए, मेरा तो मानना है कि सबका साथ तो मोदी जी को 14 में भी मिला और 19 में भी मिला जी। लेकिन हकीकत ये है कि आज विकास सिर्फ और सिर्फ कुछ एक पूंजीपतियों का हो रहा है। जैसे आपने कोरोना काल के संकट की बात की, आपने कहा कि कोरोना के संकट में देश की जो इकोनॉमी थी वो बहुत चरमरा गई। बिहार में चुनाव हुआ जो रोजगार को केंद्र में रख के हुआ, मजबूरी में ना चाहते हुए भी एनडीओ को रोजगार के सवाल पर बोलना पड़ा। तो ये तो एक हमारी जीत थी। बिहार के लोग अब ठगे जाने वाले नहीं हैं। उनको पता है कि अगर बिहार को विकसित होना है, एक बेहतर राज्य में तब्दील होना है, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, इसकी गारंटी सरकार को करनी होगी। और हम समझते हैं कि एक महाजुटान 1 तारीख को 1 मार्च को पटना की सड़कों पर होगा और सरकार से ये सवाल करेगा कि तुम रोजगार की हर हाल में गारंटी करो। बिहार के विश्वविद्यालय में जितने शिक्षकों के पद खाली हैं उनको तुम भरो, कर्मचारियों के जो पद खाली हैं उनको तुम भरो। और नीतीश जी क्या कह रहे हैं कि जो आंदोलन करेंगे उनको नौकरी नहीं मिलेगी, उन पर FIR कर देंगे। हम नीतीश जी को कहना चाहते हैं कि बिहार लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र पर अगर थोड़ा सा भी हमला होगा तो बिहार के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि इस रैली या इस आंदोलन के दौरान आपकी तरफ से कोई भी ऐसे कदम नहीं उठाए जाएंगे जो हमारे लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे या फिर जो असंवैधानिक कहलाएंगे? ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होगी, इस बात की आप गारंटी लेते हैं? लोकतंत्र में जनता के सारे सवालों का हल सड़क पर होता है। हम बहुत लोकतांत्रिक तरीके से पटना की सड़कों पर मार्च करेंगे और सरकार से ये मांग करेंगे कि हमारी जो मांग है, जो बिहार को विकसित करने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको आप अविलंब पूरा करिए। हो सकता है कि नीतीश जी अभी एकदम भाजपा के इशारे पर चल रहे हैं, तो उनकी तरफ से कोई अलोकतांत्रिक काम हो सकता है। छात्रों और नौजवानों की तरफ से ये कभी नहीं हो सकता है। हम लोकतंत्र के पक्षधर लोग हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने वाले। सरकार को आश्वासन दे रहे हैं आपकी, हम लोकतंत्र की मर्यादा को आश्वासन नहीं दे रहे हैं। हम ये बात जानते हैं कि हम हमेशा लोकतंत्र की ही प्रैक्टिस करेंगे। सरकार अलोकतांत्रिक है। सर, अभी यहाँ शिक्षा को लेकर के जैसे कि शुरुआत में बात की गई, यहाँ मुख्तार जी ने भी बताया, अगर नीतीश जी की बात करें तो उनका कहना है कि हमने मध्याह्न भोजन दिया, पोशाक योजना की शुरुआत हमने करवाई है और बालिकाओं को जो साइकिल दिए जा रहे हैं उसकी शुरुआत हमने की है। आज लड़कियां पढ़ने आ पा रही हैं। इसके अलावा उनका ये कहना है कि आपको हम जो भी बच्चे हैं, जो भी कॉलेज पास कर जाते हैं, अगर उनका कहना है कि अगर आप बिहार की पढ़ाई से, बिहार के एजुकेशन पॉलिसी से, यहाँ के सिस्टम से खुश नहीं है तो आपको हम किसी भी राज्य में पढ़ने के लिए हम आपको लोन तक दे रहे हैं, 7 लाख रुपए तक का लोन दे रहे हैं। तो उसके बाद भी असंतुष्टि का वातावरण होना, शिक्षा को लेकर के ये निराश होना, इसके बारे में आपका क्या कहना है? विश्वविद्यालय के बारे में अभी साथी मुख्तार बता रहे थे कि यूनिवर्सिटी का क्या स्थिति है। अब BN मंडल से ही देख सकती हैं कि BN मंडल में मतलब 5-5 साल लगता है स्नातक की डिग्री लेने में। ये स्थिति है। कोसी सीमांचल में 2 यूनिवर्सिटी है हमारे यहाँ, पूर्णिया यूनिवर्सिटी और BN मंडल यूनिवर्सिटी। और ठीक इसी तरह से जो यहाँ की स्थिति है वही पूरे बिहार में है। प्राइमरी एजुकेशन, पूरा शिक्षा व्यवस्था पूरा बर्बाद ये सरकार ने कर रखा है। उसके खिलाफ ये मतलब ये हम लोगों का यात्रा है। और जैसा कि साथी ने बताया कि 1 मार्च को पटना के सड़कों पर विधानसभा के चारों तरफ एक महाजुटान होने वाला है।
तो 1 मार्च को लोग करेंगे। उसी सिलसिले में आज हम लोग यहाँ पर त्रिवेणीगंज पहुँचे हुए हैं, फिर यहाँ से कल अररिया की ओर जाएंगे, इसी तरह से पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। उसके बाद स्वास्थ्य को लेकर के आप देखिए कि अभी बता ही रहे थे कि उप स्वास्थ्य केंद्र जो पंचायत स्तर पर खुला है, वहाँ पर बिल्डिंग तो आपको मिल जाएगी कि उप स्वास्थ्य केंद्र का ये बिल्डिंग है, लेकिन वहाँ जो स्वास्थ्य कर्मी होना चाहिए वो नहीं है। वहाँ पर अगर हल्का फल्का भी किसी को ठंडी लग गया, बुखार लग गया, जुकाम हो गया, तो उनके लिए भी वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। इनका कहना है कि जो भी कुछ हो राष्ट्र का हो और सरकारी हो, और हम सरकार की नीतियों के अनुसार हो, हम उससे संतुष्ट हैं, उनसे खुश हैं। मेडिकल की जहाँ तक बात हुई, मेरा आखिरी सवाल आपसे है सतीश जी कि मेडिकल में सरकार का कहना है कि हमने इतने सारे रेफरल अस्पताल खुलवाए, हमारी सरकार आने के बाद रेफरल अस्पताल खुलवाए गए हैं, और इसके अलावा बहुत सारे 13-14 मेडिकल कॉलेज खुलवाए गए, 15 इधर पूर्णिया की बात हो, मधेपुरा वगैरह कुछ इधर जिलों में उनका कहना है कि मेडिकल कॉलेज खुलवाए गए। तो फिर असंतोष की भावना अभी भी क्या, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे? अभी साथी मुख्तार अपनी बात रख रहे थे, तो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का जो वैकेंसी है, जो नंबर है, उनके बारे में बता रहे थे कि पीएमसीएच में 70%, मतलब साफ है कि 100 में से 70 सीट खाली है, चाहे वो डॉक्टर के हों, चाहे जो अन्य स्वास्थ्य कर्मी हों, चाहे जो नर्स हों या अन्य स्टाफ हों। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ 100 होना चाहिए वहाँ केवल 30 हैं, 70 लोग नहीं हैं। तो फिर जो मरीज पहुँचेंगे तो उनका क्या हाल होगा? और यह किसी छुपा नहीं है, जब कोरोना काल चल रहा था तो पीएमसीएच का क्या हाल था, जो कोरोना वार्ड बना हुआ था वहाँ पर पानी और कचरा फैला हुआ था। आज भी देखिए, बिहार से बाहर निकलिए, बगल में गोरखपुर है, वहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर जो बिहार के उस हिस्से के जो लोग हैं पहुँचते हैं, BHU है, वहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज लोग वहाँ पहुँचते हैं, लखनऊ है वहाँ लोग पहुँचते हैं, आपके जो सीमांचल के एरिया हैं लोग कलकत्ता पहुँचते हैं, और जो इन लोगों से भी जो डील नहीं होती है वो लोग एम्स में जाते हैं। यानी कि बिहार के बाहर जो आसपास के जो राज्य हैं वहाँ पहुँचेंगी तो आपको दिखेगा कि वहाँ पर रोगी जो मरीज हैं ये बहुतायत संख्या में वो बिहार से आ रहे हैं, और ऐसे में बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। तो सरकार डेटा पर दिखा रहा है, कागज़ पे दिखा रहा है कितना हम कॉलेज खोल दिए, इतना हम काम कर दिए, लेकिन ग्राउंड पे जाकर के देखेंगी तो अंतर दिखेगा। और उसको साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो इनके कथनी और करनी में अंतर है। हमें चाहिए ये कि आप जो कह रहे हैं आपको करना होगा, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप गद्दी छोड़िए। कथनी और करनी में अंतर है, इनका साफ साफ कहना है कि जो सरकार जुमलेबाजी कर रही है, सरकार जो घोषणाएं कर रही है वो जमीनी स्तर पर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये असंतुष्ट है और ये तय है कि 1 मार्च को विधानसभा का घेराव होना है। अब देखते हैं 1 मार्च को कि क्या होता है, और फिर हम आपसे मिलेंगे। वर्तमान समय के लिए धन्यवाद, देखते रहिए हमारे SM न्यूज़ चैनल को। धन्यवाद।